मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पार्ट 12 देखेंगे। ये हमारा लास्ट पार्ट है, इसके बाद ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो इसके आगे हम पढ़ चुके हैं। इसके पहले रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना अर्थात यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में इनका भी योगदान रहा। क्या है ये चीज़ें? रोमानी कल्पना यूरोप में कला, काव्य, कहानियों और संगीत में राष्ट्रवादी भावनाओं का निर्माण किया। मतलब कहानियों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से लोगों के प्रति भावना जागृत हुई कि देश को राष्ट्रवाद के सूत्र में बांधना है। सांस्कृतिक आंदोलन, बहुत सारे सांस्कृतिक आंदोलन भी हुए। स्थानीय भाषा पर जोर, जो लोग वहाँ के लोकल लोग थे उनको आपस में जोड़ा गया स्थानीय भाषा के माध्यम से। अगला पॉइंट है भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह 1830 से 1848 तक, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यूरोप की जनसंख्या में तेज गति से बढ़ोतरी हो रही थी। बेरोजगारी शहरों में अधिक थी। भीड़ होने के कारण इंग्लैंड में औद्योगिकरण क्रांति का स्तर शेष महाद्वीपों से ऊंचा था। 1848 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए। लुई फिलिप भाग गया। 1848 ईस्वी में फ्रांस में एक नवीन गणतंत्र की घोषणा हुई। अब इस घोषणा होने के बाद होता क्या है, 21 साल से ज़्यादा उम्र के पुरुषों को वोट देने का अधिकार दिया गया। अभी भी यहाँ स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं था। रोजगार की गारंटी दी गई। कारखाने स्थापित होने लगे। ये सब चीज़ें भी राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद देखते हैं जर्मनी का एकीकरण 1871 में। 1848 ईस्वी में जर्मन 39 राज्यों का संघ था। ठीक, ऑटोमन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था। 7 वर्षों में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ हुए 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई थी। 1871 में प्रशा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इटली का एकीकरण 1870 में हुआ था। इसके एकीकरण में 3 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें से मैजनी, कावूर और गैरीबाल्डी। मैजनी ने क्या किया था? इटली का जो राज्य थे वह हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इतालवी भाषा पर इटली में नहीं बोली जाती थी। इतालवी भाषा पूरे इटली में नहीं बोली जाती थी। 1830 ईस्वी के दशक में मैथिनी ने इटली को एकीकृत करने का प्रयास पहले ही किया था। यंग इटली नामक गुप्त संगठन भी स्थापित किया। यंग इटली तथा यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन भी स्थापित किया था। प्रधानमंत्री कावूर ने राज्यों को संगठित करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस व सार्डिनिया पीडमंट के बीच एक कूटनीतिक संधि हुई किया। इस तरह से उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमंट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। गैरीबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया। 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल द्वितीय राजा घोषित हुआ और 1870 ईस्वी में यह एकीकरण पूर्ण हुआ।
प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश से संबंधित था, तो फ्रांस से। जोसेफ मेजनी इटली से, ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी से। ब्रिटेन की एक अजब ही कहानी थी, क्रांति का परिणाम नहीं बल्कि एक लंबी प्रक्रिया थी। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉट, आयरिश ये वहाँ एक जाति के रूप में थे। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य एक टॉप यूनियन 1707 ईस्वी में हुआ और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। और स्कॉटिश लोगों को अपनी गेलिक भाषा बोलने और राष्ट्रीय पोशाक पहनने पर मनाही थी। लोग वतन छोड़ने पर इसलिए मजबूर हो गए। 1801 ईस्वी में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित कर लिया गया था। ब्रिटेन का झंडा, यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नोबल किंग को सम्मान दिया गया। राष्ट्र की दृश्य कल्पना मारियान और जर्मनिया। मारियान क्या था? फ्रांस की नारी के रूप में, वो लाल टोपी और तिरंगा और कलगी पहनी हुई थी। जर्मनिया जो था बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने हुआ था। तलवार पर जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती अंकित दिखाया गया था। मतलब राष्ट्र को इस रूप में देखा गया, जैसे भारत में भारत माता को, उस भी प्रकार फ्रांस में मारियान थी जो फ्रांस की नारी के रूप में थी, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी पहनी हुई थी। अब हम देखते हैं बच्चों, ये तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, प्रमुख शब्दावली और अर्थ, ये चैप्टर की शुरुआत में होना चाहिए। बस संयोगवश यहाँ पे हम इसको अध्ययन करने चल रहे हैं। राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट, एक ऐसा राज्य जहाँ अधिकांश लोगों की साझा पहचान, भाषा, संस्कृति, इतिहास हो और वे एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में एकजुट हों, उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। 19वीं सदी में जर्मनी और इटली का एकीकरण। दूसरा, उदारवाद, लिबरलाइजेशन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, संवैधानिक सरकार और निजी संपत्ति के अधिकार में विश्वास, यूरोप में यह मध्य वर्ग द्वारा समर्थित था। रूढ़िवाद या संरक्षणवाद, कंजर्वेटिज्म, परंपरागत सामाजिक व्यवस्था, राजशाही और चर्च के अधिकार को बनाए रखने की विचारधारा 1815 की वियना कांग्रेस के बाद यूरोप में प्रबल हुआ। यूरोप का विखंडन, 19वीं सदी से पहले यूरोप छोटे छोटे राज्यों और साम्राज्यों में बटा हुआ था। उदाहरण, जर्मनी का 39 स्वतंत्र राज्यों में विभाजन था। एकीकरण, छोटे राज्यों को मिलाकर एक राष्ट्र बनाना। उदाहरण, जर्मनी बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नींव से। इटली मित्सनी जो थे, काउर और गरिबाल्डी के नेतृत्व में एकीकरण किया गया था। 1848 की क्रांतियाँ, यूरोप भर में उदारवादी, राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक मांगों के लिए हुए विद्रोह, इन्हें राष्ट्रों का वसंत भी कहा जाता है। फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी? जर्मन राष्ट्रवादियों द्वारा एकीकृत जर्मनी के लिए गठित संसद जो लोकतांत्रिक संविधान बनाने में असफल रही। युवा इटली, यंग इटली, जोसेफ मेजनी द्वारा 1831 में स्थापित संगठन, जिसका लक्ष्य इटली को एकीकृत और गणतंत्र बनाना था। वियना कांग्रेस क्या थी? नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की पुरानी राजशाही व्यवस्था को बहाल करने के लिए आयोजित सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता मेटरनिख ने की थी। बाल्कन समस्या क्या थी? 19वीं सदी में बाल्कन क्षेत्रों में राष्ट्रवादी संघर्ष, जो ऑटोमन साम्राज्य के विघटन और यूरोपीय शक्तियों के हस्तक्षेप से उपजा, यह प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण बना। रोमांटिसिज्म, एक सांस्कृतिक आंदोलन जिसने लोक संस्कृति, इतिहास और भावनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। उदाहरण, जर्मन दार्शनिक योहान ग्राटफ्रीड हर्डर का विचार था कि जनभावना राष्ट्र की आत्मा है। जाल वेराइन, 1834 ईस्वी में जर्मन राज्यों द्वारा बनाया गया एक सीमा शुल्क संघ,
जिसने आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया और राजनीतिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। प्लेबिसाइट जनता की सीधी मतदान प्रक्रिया द्वारा किसी क्षेत्र या नीति पर निर्णय। उदाहरण 1860 में दक्षिणी इटली के लोगों ने सार्डिनिया पिडमंट राज्य में शामिल होने के लिए मतदान किया। कार्बोनरी इटली की गुप्त क्रांतिकारी समितियां जो देश के एकीकरण और स्वतंत्रता के लिए लड़ी। एलेगरी कलात्मक प्रतीकों के माध्यम से राष्ट्रवादी भावनाओं का व्यक्त करना, जैसे मैरियन फ्रांस की प्रतीक स्वतंत्रता की देवी। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्रवाद का प्रतीक। रक्त एवं लौह की नीति बिस्मार्क की नीति, जिसके तहत सैन्य शक्ति और युद्ध के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण किया गया। ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम यूरोपीय राष्ट्रवादियों और कवियों जैसे लॉर्ड वायस के समर्थन से यूनान ने ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की। हैब्सबर्ग साम्राज्य मध्य यूरोप का एक बहुराष्ट्रीय साम्राज्य था जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद टूट गया। अब बच्चों हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की थी? ए ऑप्शन दूसरा, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? ए ऑप्शन विलियम प्रथम, बी बिस्मार्क, सी नेपोलियन बोनापार्ट, डी नेपोलियन थर्ड। तो सी ऑप्शन होगा नेपोलियन बोनापार्ट। प्रश्न दूसरा है, फ्रांस की क्रांति का गुरुदूत किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन नेपोलियन, बी रूसो, सी दिदरो, डी वाल्टेयर। तो बी ऑप्शन रूसो है। प्रश्न तीसरा है, सामाजिक अनुबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ए ऑप्शन रूसो, बी मॉन्टेस्क्यू, सी नेकर, डी दिदरो। तो ए ऑप्शन रूसो है। प्रश्न 4, प्रश्न तीसरा है, सामाजिक अनुबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ए रूसो, बी मॉन्टेस्क्यू, सी नेकर, डी दिदरो। तो करेक्ट ऑप्शन रूसो होगा। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? ए ऑप्शन लुई 14वां, बी ऑप्शन लुई 16वां, सी ऑप्शन लुई 15वां, डी ऑप्शन नेपोलियन। करेक्ट ऑप्शन लुई 16वां। प्रश्न 5 है, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? ए ऑप्शन कृषक वर्ग, बी कुलीन वर्ग, सी मध्य वर्ग, डी मजदूर वर्ग। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है मध्य वर्ग। प्रश्न नंबर 6 है, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ए राजतंत्र, बी समाजवाद, सी प्रजातंत्र, डी अधिकार विभाजन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है अधिकार विभाजन। प्रश्न नंबर 7, बिस्मार्क जर्मनी के चांसलर कब बना था? ए ऑप्शन 1848, बी 1856, सी 1860, डी ऑप्शन 1862 ईस्वी। प्रश्न 8, प्रश्न नंबर 8 है, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ए ऑप्शन वॉल्टेयर, बी दिदरो, सी मॉन्टेस्क्यू, डी रूसो। तो करेक्ट ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू। प्रश्न नंबर 9, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? ए ऑप्शन 1871, बी ऑप्शन 1873, सी 1876, डी 1889। तो करेक्ट ऑप्शन ए 1871 ईस्वी। अगला प्रश्न नंबर 10 है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 20, 22, 23, 24, 25 में पूछा गया प्रश्न है। ए ऑप्शन 1788, बी 1789, सी 1790, डी 1787। तो करेक्ट ऑप्शन बी 1789 ईस्वी। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है 2020, 2023, 2024। ए ऑप्शन गैरिबाल्डी, बी बिस्मार्क, सी कावूर, डी मैजनी। करेक्ट ऑप्शन मैजनी।
प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? 2020, 21, 22 में पूछा गया प्रश्न है। ए ऑप्शन फ्रांस, बी भारत, सी जर्मनी, डी इटली। तो करेक्ट ऑप्शन फ्रांस होगा। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? 20-22 में पूछा गया प्रश्न। ए ऑप्शन जोसेफ गैरिबाल्डी, बी ऑटो वन बिस्मार्क, सी नेपोलियन, डी विलियम प्रथम। तो करेक्ट ऑप्शन जोसेफ गैरिबाल्डी। प्रश्न नंबर 14, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? 20 में पूछा गया प्रश्न। ए ऑप्शन रोम, बी इटली, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। तो करेक्ट ऑप्शन इटली। प्रश्न नंबर 15, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज क्रांति के फलस्वरूप 20 में पूछा गया प्रश्न, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, बी सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, सी सैन्य शासन की स्थापना हुई, डी गणतंत्र की स्थापना हुई। करेक्ट ऑप्शन डी गणतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 2020 में पूछा गया प्रश्न। ए ऑप्शन 1815, बी 1830 ईस्वी, सी 1848, डी 1871। करेक्ट ऑप्शन सी 1848। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? 2023 में पूछा गया प्रश्न। ए ऑप्शन जर्मनी, बी इटली, सी फ्रांस, डी इंग्लैंड। तो करेक्ट ऑप्शन इसका फ्रांस होगा। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई? ए हैंसबर्ग, बी आर्लिया, सी बोर्बो, डी जारशाही। करेक्ट ऑप्शन सी बोर्बो होगा। किस संधि द्वारा जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ? ए डेनमार्क की संधि, बी गैस्टिन की संधि, सी प्राग की संधि, डी फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन डी फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? ए बिस्मार्क, बी फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, सी मैजनी, डी गैरिबाल्डी। तो ए ऑप्शन बिस्मार्क होगा। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ए ऑप्शन नेपोलियन, बी ऑटो वन बिस्मार्क, सी जोसेफ, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा ऑटो वन बिस्मार्क। प्रश्न नंबर 22 है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? ए ऑप्शन 1814, बी 1815, सी 1816, डी 1817। करेक्ट ऑप्शन बी 1815 होगा। ऑटो वन बिस्मार्क संबंध किस देश से है? 2022, 23, 24 पूछा गया प्रश्न है। ए ऑप्शन इटली, बी ऑप्शन जर्मनी, सी ऑप्शन फ्रांस, डी ऑप्शन ब्रिटेन। तो करेक्ट ऑप्शन जर्मनी होगा। निम्नलिखित किस देश किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? 22-23 पूछा गया प्रश्न है। कैसर विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फ्रेडरिक विलियम प्रथम, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। करेक्ट ऑप्शन कैसर विलियम प्रथम। प्रश्न नंबर 25, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? 22-23 में पूछा गया प्रश्न। असीमित राजतंत्र, बी सीमित राजतंत्र, सी प्रजातंत्र, डी गणतंत्र। तो ए ऑप्शन असीमित राजतंत्र होगा। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? ए ऑप्शन ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी रूस। तो करेक्ट ऑप्शन सी जर्मनी होगा। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में किसका कथन है जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिक। ए ऑप्शन काबूर, बी बिस्मार्क, सी मैजनी, डी मेटरनिक। तो करेक्ट ऑप्शन मेटरनिक है। प्रश्न नंबर 28 है, जोसेफ मैजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था? 2022 में पूछा गया प्रश्न। ए ऑप्शन यंग इटली, बी यंग फ्रांस, सी यंग प्रसा, डी यंग जर्मनी। तो करेक्ट ऑप्शन यंग इटली होगा। जर्मन संस्कृति में वोक्स जिस्ट का आशय था? 2022 में ए ऑप्शन राष्ट्र, बी संविधान, सी आम जनता, डी संसद। करेक्ट ऑप्शन आम जनता। प्रश्न 30, जोसेफ मैजनी का संबंध था? 2023 में पूछा गया प्रश्न। ए इटली के एकीकरण से, बी जर्मनी के एकीकरण से, सी इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, डी फ्रांस के राष्ट्रवाद। करेक्ट ऑप्शन इटली के एकीकरण से। प्रश्न नंबर 31, वियना की संधि कब हुई थी? 23-24 पूछा गया प्रश्न। ए 1848, बी 1815, सी 1834, डी 1900। तो करेक्ट ऑप्शन 1815 ईस्वी। प्रश्न नंबर 32, निरंकुशवाद का तात्पर्य है? 2023 में पूछा गया प्रश्न। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। प्रश्न नंबर 33 है, उदारवाद से तात्पर्य है? 2023 में पूछा गया प्रश्न। व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। प्रश्न नंबर 34, 1789 ईस्वी में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? फ्रांस की क्रांति। बच्चों, इस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का जो अध्याय है ये समाप्त होता है। इसके
आगे हम अगले भाग में भारत में राष्ट्रवाद का उदय अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।